हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था और इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 यानी फुल चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट टॉपिक पे। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी ऑफ इवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन का जो भी प्रूफ्स थे, एविडेंस थे, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ वो हम इसमें जानने वाले हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसा कि जो भी फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यानी अलग अलग स्पेसीज होते हैं, जैसे कि कोई भी एनिमल्स ले लो या फिर कोई भी प्लांट्स ले लो। अगर उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो मोस्टली उनके आईज, उनके माउथ, उनके नॉस्ट्रिल्स, ईयर, ये सब में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। जैसे इमेज में देखा जाए अगर तो फर्स्ट ये एक पपी दिखाया है जिसका स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर देखिए, आगे थोड़ा सा निकला हुआ, बड़े कान, बगल में है गोट, सेम स्ट्रक्चर, उसके बगल में है फॉक्स, सेम स्ट्रक्चर। प्लांट में लेते हैं, ये मैंगो फ्रूट है, ये चीकू फ्रूट है, फिर उसके बगल में है ऑरेंज। सब में थोड़ा बहुत राउंडनेस है और इनके लीव्स देख सकते हैं हम, लीव्स चपटे, लंबे, उनके लीव्स वेनेसन यानी उसके ऊपर ऐसे लाइंस होती हैं, सब में लाइंस होती हैं। तो ये सब उनके वेरिएशंस हैं, मतलब उनके अंदर पाई जाने वाली सिमिलरिटीज़ हैं और इसी सिमिलरिटीज़ को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यानी दिखने में सेम होना और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिलना, उसे बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। फिर है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल का मतलब अगर हम देखें तो कि कोई भी जैसे कि बर्ड ले लें और ह्यूमन ले लें, दोनों का अगर हम लोग उनके बोन्स को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती हैं और थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ मिलती भी हैं। लेकिन अगर हम उनके मूवमेंट के स्ट्रक्चर को अगर देखें, जैसे कि ह्यूमन हैंड है, वो जहाँ से बेंड करता है, जो होता है नी। ऑक्स का देखो डायग्राम दिखाया है, ऑक्स का 4 लेग जहाँ से वो बेंड करता है। फिर है बैट का पेंटाजियम, यानी उसका पंजा, जो पंख जैसे रहते हैं, उसका पैर जो रहता है वो भी बेंड जहाँ से होता है वहाँ पे दिखाया है। फिर वेल का दिखाया है, मतलब कुछ जैसे कि जहाँ से बेंड होता है उसका नी जो होता है, उसके जॉइंट्स जो होते हैं, उन सब में सिमिलरिटीज़ होती है, यानी कि इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब उसका एनाटॉमी निकाला जाता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी होता है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर सेम होते हैं उन्हें बोला जाता है एनाटॉमिकल एविडेंस। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि डेवलप तो हो जाते हैं लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं रहता है और ये फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, कोई बॉडी के अंदर होते हैं और कोई बॉडी के बाहर होते हैं, हाँ, लेकिन इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। इसमें से जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर किसी में डिसअपीयर हो जाते हैं, किसी एनिमल में कुछ समय के बाद, और किसी एनिमल में वो दिखते रहते हैं, और किसी में नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी वो काम नहीं करते, और किसी एनिमल में वो फंक्शन करते हैं, यानी काम करते रहते हैं। इसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में होता है, जो कि अगर हिंदी में देखा जाए तो जो इंसानों का अगर ये क्या बोलते हैं, टेल अगर रहे तो यहीं से होता है, उसे जो वो होता है वो एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ईयर मसल्स, ईयर में हमारे कान में जो मसल्स होते हैं उनका भी कोई यूज़ नहीं होता, जबकि हमारा जो ईयर होता है वो आप चेक कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। विजडम टीथ, विजडम टीथ यानी हमारे जो माउथ में सबसे लास्ट वाला टीथ होता है, अगर हम उसे दोनों अपने ऊपर और
लोअर जॉ को अगर हम टच करते हैं तो लास्ट वाला टीथ हमारा टच भी नहीं होता। जब हम खाना खाते हैं तो यूज भी नहीं होता, फिर भी वो होता है। ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी बॉडी में होते हैं लेकिन वो यूजलेस होते हैं, और कभी कभी उनका होना हार्मफुल भी होता है कभी कभी, लेकिन वो किसी किसी में हार्मफुल नहीं भी होता है। तो ये था वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि धीरे धीरे किसी किसी में ख़त्म हो गए हैं, किसी किसी में हैं। ये भी एक एविडेंस था इवोल्यूशन का। फिर है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत टाइम पहले, यानी जब इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ बनना स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे अर्थ बनने के बाद भी, जैसे कि जब कोई भी डिजास्टर आया, जैसे फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया, उसमें वे सब के सब जल गए, और जल के उनका जो बॉडी के बचे हुए पार्ट थे वो ज़मीन के अंदर दब गए, और दबने के बाद सबके सब अंडरग्राउंड हो गए, उन्हें फॉसिल्स बोला गया। और जब इवोल्यूशन का स्टडी होना शुरू हुआ, ये फॉसिल्स बहुत यूज़फुल साबित हुए इसके एविडेंस में। जब कोई भी अर्थ के अंदर जब उनका माइनिंग की जाती है तो उसमें से जो भी एविडेंस निकलते हैं, जो भी फॉसिल्स निकलते हैं, उनका कार्बन टेस्टिंग होता है, और कार्बन टेस्टिंग से पता चलता है कि वो जो ऑर्गन है, वो जो एविडेंस पाया गया है, वो कितना साल पुराना है। सभी के सभी एनिमल्स में C14 और एक ऐसा कार्बन आइसोटॉप्स होता है जो कि बहुत ही स्लोली डिग्रेड होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो डिग्रेड होता है, और ये बहुत टाइम तक रहता है। और इसी के हेल्प से, यानी C14 से C12 के कार्बन के रेशियो को मेजरमेंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो पता चलता है कि जो एनिमल था वो कितने टाइम पहले से प्रिजर्व था। जो आजकल डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, वो भी ऐसे ही पता लगाए जाते हैं। फिर है कनेक्टिंग लिंक्स, कि कुछ बहुत टाइम पहले जो एनिमल्स पाए जाते थे, उनका कनेक्शन अभी भी बहुत सारे एनिमल से मिलता है। जैसे कि उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, दो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं, फिर भी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, जिससे पता चलता है कि उनका कोई न कोई तो लिंक होगा। जैसे कि पेरिपेटस, इसका बॉडी सेगमेंट देखा जाए तो थोड़ा सा थिन और क्यूटिकल शेप में है, और ये पेरिपोडिया ग्रुप का है। और इसका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो ट्रैकियल है, और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी आर्थ्रोपोड से मिलता है। और ये लोग एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप हैं, उनसे इनका कनेक्शन होता है। और जो प्लेटिपस होता है, अभी के टाइम पे जो प्लेटिपस होता है, वे एग्स भी देते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड नहीं होता और हेयर्स नहीं होते। मेमरी नहीं बोला मैंने, मेमरी बोला, तो उसे याद रखना है कि मेमरी ग्लैंड्स नहीं होते और हेयर ग्लैंड होते हैं। और फिर जो लंग फिश होती हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो लंग से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी अभी भी देखने मिलता है। तो ये था कनेक्टिंग लिंक्स। फिर है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि अगर ये डायग्राम देखा जाए, जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 देखो और फेज़ 3 देखो, इसमें फिश है, सैलेमेंडर है, टॉर्टोइज है, चिकन है, पिग, काऊ, रैबिट, मैन, इन सब का जो फेज़ 1 है, यानी वो है इसका एम्ब्रियो। ये स्टार्टिंग के फेज़ में मोस्टली सब सेम है, सबका एम्ब्रियो सेम है, इसे बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। यानी स्टार्टिंग में मोस्टली एम्ब्रियो हर एक एनिमल्स के, हर एक ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स को छोड़ के मोस्टली, अभी यहाँ पे जो सिर्फ एनिमल्स के दिखाए गए हैं, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स जो भी हैं, सबके दिखाए हैं, सबका जो फेज़ 1 है यानी एम्ब्रियो है, वो सबका सेम है। तो आप फेज़ 1 देखिए, फिर फेज़ 2 डेवलप हुआ, फेज़ 3 में वो ग्रोथ हुआ उसका। फेज़ 3 पूरी तरह से अलग है, लेकिन फेज़ 1 में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिल रही है। फिर हम आगे आते हैं, ये तो यहाँ तक तो हमारा एविडेंस खत्म हो गया। फिर आया डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स का अगर शॉर्ट में बताऊँ तो डार्विन्स का ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी क्या था
डार्विन ने ये बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म को नेचर के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है। नेचर जैसे जैसे अपने आप को चेंज करता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना पड़ता है। अगर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो उस नेचर में फिट नहीं हो पाएगा और वो उसका एंड हो सकता है। ऐसा डार्विन का थ्योरी कहता है। यानी अगर नेचर में रहना है तो उसे इसमें रहने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उस कंपटीशन को जीतना पड़ेगा, उसमें सर्वाइव करना पड़ेगा, तब जाके वो उस नेचर में रह सकता है। डार्विन ने इसके ऊपर अपना एक बुक भी पब्लिश करा था जिसका नाम दिया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन पे भी यही बात किया था कि नेचर भी उसी को चूज करता है जो उसमें रहते हैं और जो उसमें फिट होते हैं, जो उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। और इस तरह से नेचर जो रहता है बहुत ही सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को ही चूज करता है उसमें सर्वाइव करने के लिए। जो ये डार्विन का थ्योरी था ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट तो किया गया काफ़ी टाइम तक, लेकिन कुछ इसमें ऑब्जेक्शन भी लिए गए। जैसे कि कुछ पॉइंट था, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ वही सिर्फ इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और डार्विन ने यूज़फुल और यूजलेस एक्सप्लानेशन मॉडिफिकेशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि मॉडिफिकेशन जो होता है उसमें क्या यूज़फुल होता है क्या यूजलेस होता है, उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब कि कौन उसमें सर्वाइव कर सकता है कौन नहीं सर्वाइव कर सकता, मतलब किस टाइप से होगा उसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया था। और इसके ऊपर भी जो स्लो चेंजेस होते हैं इसके ऊपर भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब कि अगर उसे नेचुरल सिलेक्शन में अगर उसे सर्वाइव करना है तो चेंजेस किस तरीके से होंगे, स्लो होगा फास्ट होगा, फिर से पूरी तरह से उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये डार्विन का जो थ्योरी था ये ज़्यादा तो नहीं यूज़ आया, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अगर डिस्कवरी हुआ, इसके बारे में रिसर्च हुआ तो बहुत कुछ इसके वजह से जानने मिला। फिर है हमारा टॉपिक लैमार्किज्म। अगर मेरे तरीके से देखा जाए तो लैमार्किज्म जो टॉपिक दिया है पता नहीं क्यों दिया, क्योंकि जिस हिसाब से टॉपिक में बताया है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का अपना थ्योरी दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जो ये इवोल्यूशन का रीज़न है इसका जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। और उन्होंने उसका यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स को मेन प्रिंसिपल बता के किया। मतलब ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ करने की वजह से ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ। उन्होंने ये बताया कि जैसे जिराफ जो ऊंचे पेड़ होते थे उनके पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करते थे, अपने नेक को ऊंचा करते थे, उन्हें खाने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे वे हमेशा वैसे ही खाने की कोशिश करते थे, उसकी वजह से उनका गला इतना लंबा हो गया, उनका नेक इतना लंबा हो गया। ये उन्होंने रीज़न दिया, जो रीज़न आप भी सोच सकते हैं कि ये अजीब सा रीज़न उन्होंने क्यों दिया। मतलब जिराफ ने उसे खाने की कोशिश करते गए, इतना स्लो, हम लोग ने पढ़ा है इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो कितने टाइम बाद उसका गला इतना लंबा हुआ रहेगा। फिर वैसे उन्होंने ये भी बताया कि आयरन में जो लोहार होता है वो हथौड़ा मार मार के उसका शोल्डर मजबूत हो गया। फिर जैसे ऑस्ट्रिच और एमू बर्ड होते हैं, ऑस्ट्रिच और एमू बर्ड, ये बर्ड में आते हैं, उनके पास पंख भी रहते हैं। वे लोग ने कभी अपने पंख यूज़ नहीं किए, जिसकी वजह से उनका पंख वीक हो गया, यूज़ में रहा ही नहीं। फिर बोला जो सॉन जो पानी में तैरता है, डक, ये लोग ये तैरना क्यों जानते थे, क्योंकि इनको जो स्नेक होते थे, स्नेक से अपने अंडे को, अपने बॉडी को बचाने के लिए इन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए और उन्होंने तैरना चालू किया। तो ऐसे कुछ इन्होंने कुछ अपना थ्योरी दिया जिसको ही बोला जाता है लैमार्किज्म। जिन्होंने इनहेरिटेंस का ये पूरा थ्योरी बताया कि मतलब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसे ही बोला गया लैमार्किज्म, यानी इनके नाम के यूपर ही पड़ा वो लैमार्किज्म। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो इन्होंने थ्योरी दिया था ये पूरी तरह से यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं एनिमल्स के अंदर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक जनरेशन में होते हैं, दूसरे जनरेशन में
नहीं होते हैं। और कभी कभी कोई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि जीन्स, हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जीन्स क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड में डालता है, उसे ट्रांसफ़र करता है। तो अगर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बताया, वो आगे चलते चलते ख़त्म हो गया। तो जिसकी वजह से जो इनका थ्योरी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर आगे आया स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है कि हर एक जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका अलग अलग स्पेसिफिक होता है, स्पेसीज होता है, उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उनके जेनेटिक वेरिएशंस के हिसाब से, उनके खाने पीने के हिसाब से, कहाँ रहते हैं, कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, हाँ उस हिसाब से उनको अलग अलग फील्ड में उनको डिवाइड करना, उसे बोला गया है स्पेसिएशन। यानी प्लांट एक अलग स्पेसीज हो गया, प्लांट के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, आप जैसे भी जो भी नाम जितने अलग अलग जानते हैं, जैसे कि नीम, मैंगो, ये सब अलग अलग स्पेसीज है प्लांट के। फिर एनिमल्स के स्पेसीज हो गए, यानी एनिमल्स के स्पेसीज ह्यूमन, डॉग, ये सब ह्यूमंस मतलब एनिमल्स के स्पेसीज हो गए। तो इन सब में जो भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई उनके फूड के बेस पे, हैबिटेट के बेस पे और उनके अंदर जो भी जेनेटिक चेंजेस हुए इन सब के बेस पे स्पेसिएशन स्टार्ट हुआ। और जो स्पेसीज अलग अलग फॉर्म होती हैं वे एक ही मेन पेरेंट एनिमल्स में से या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से ही उनका जेनेटिक वेरिएशन होता है, उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग स्पेसीज फॉर्म होते हैं। आगे हमारा आज का लास्ट पॉइंट हम कवर करते हैं जो है ह्यूमन इवोल्यूशन। नीचे का पहले हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए यानी 7 लाख ईयर एगो सबसे पहला एक एनिमल आया जिसका नाम था लेम्यूर्स। उसके भी पहले कुछ 4 करोड़ साल पहले जो मंकीज थे उनके टेल गायब हो गए थे। फिर ये जो लेम्यूर आए इसका भी मतलब धीरे धीरे इसका भी टेल्स जो था वो गायब हो गया। फिर ये लोग का थोड़ा ब्रेन में चेंजेस होना शुरू किया, मतलब इनका ब्रेन थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, यानी इनके अंदर इवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। जो एप लाइक एनिमल्स थे वे सब के सब साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया, जो भी प्रेजेंट टाइम में साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया है, इस प्लेस पे वो लोग मूव होना स्टार्ट किए, वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट किए। और बचे हुए एप लाइक एनिमल्स अफ्रीका में रुक गए। और जो वहाँ पे गोरिल्ला, चिंपैंजीज थे वे करीब 2.5 करोड़ साल पहले उनके अंदर भी इवोल्यूशन होना स्टार्ट किया। और ये जो इवोल्यूशन टाइम था ये 2 साल पहले जो स्पेसीज थे उनके अंदर ही अलग अलग तरीके से दिखना स्टार्ट हुआ। फिर वे लोग अपने हाथों का यूज़ खाना खाने में, काम करने में यूज़ करने लगे। फिर जो ऐप के जैसे दिखने वाले एनिमल्स थे इन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट ख़त्म होने लगे थे, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे और सूख रहे थे। और फिर ये मतलब इन्होंने अपना कदम लैंड पे रखा। इन्होंने अपने जो बोन का यूज़ किया अपने डेवलपमेंट में, धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किए, मतलब खड़े होने लगे। और इन्होंने हर एक जगह पे अपने हैंड का यूज़ करना स्टार्ट किए। और जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल आया जिसने अपने हैंड का यूज़ किया वो करीब 2 करोड़ साल पहले उसका इवोल्यूशन हुआ। और जो फर्स्ट ह्यूमन के जैसा दिखने वाला एनिमल ऐसा रिकॉर्ड में बताया गया है, मतलब जो डिस्कवरी हुई है, इसका नाम दिया था रामापिथिकस, जो कि ईस्ट अफ्रीका में था। और उसके बाद उनके साइज़ में चेंजेस हुआ, वे थोड़े इंटेलिजेंट हुए। और करीब 40 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका में ऐसे एप्स का इवोल्यूशन हुआ जो इंटेलिजेंट थे, जिनका साइज चेंज था। फिर जिनका जीनस था होमो, ऐसे करीब 20 लाख साल पहले ह्यूमन के जैसे दिखने वाले एनिमल्स बहुत सारे दिखने लगे। और ये जो थे
ये बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन थे, जो बहुत डेवलप थे, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। 15 लाख साल पहले ऐसे ह्यूमन आए जो चल सकते थे, उनका इवोल्यूशन हुआ। फिर ये जो थे, ये चाइना और इंडोनेशिया, जो एशियन कंटिनेंट के चाइना और इंडोनेशिया है, उस तरफ ये बढ़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इनके माइंड का, इनके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। फिर धीरे धीरे इनके 1 लाख साल पहले इन्होंने फायर का डिस्कवरी किया। जैसे जैसे इनका ब्रेन डेवलप हुआ, इन्होंने फायर का डिस्कवरी किया। और जो 50 साल पहले जो मैन था, उसने मतलब उसको सबसे पहला ऐसा मैन कंसिडर किया, ह्यूमन कंसिडर किया, जो कि वॉइस मैन में आता था, यानी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट ह्यूमन था, जिसको नाम दिया गया था होमो सेपियन। फिर आए निएंडरथल मैन, जिनको कि फर्स्ट एग्जांपल दिया जाता है वाइज मैन का। और उसके बाद आए क्रो मैग्नन मैन, जो 50 साल पहले थे। और उसके बाद धीरे धीरे पहले से ज़्यादा तेज़ इन ह्यूमंस का इवोल्यूशन होना स्टार्ट किया। करीब 10,000 साल पहले ये जो ह्यूमन आए, जो वॉइस मैन थे यानी निएंडरथल, ये लोग ने खेती करना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। जगह जगह पे इन्होंने सिटीज़ बनाना स्टार्ट किया, कैटल्स यानी बैलगाड़ी वगैरह, इन सबको बनाना और पालना चालू किया। इन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग यानी राइटिंग स्टार्ट हुआ। ये करीब 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ, और यहीं से स्टार्ट होती है हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर करीब 400 साल पहले मॉडर्न साइंस आया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आई। और करीब 200 साल पहले हम इस स्टेज तक पहुंच गए कि हम ह्यूमन एंसेस्टर का जो रूट होता है, कहाँ से ह्यूमन स्टार्ट हुआ है, वे हम जानने लगे। तो दोस्तों, बच्चों, ये आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें से आपको जो भी अगर डाउट है, वो आप अभी जो लाइव सेक्शन चल रहा है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, या फिर लाइव ख़त्म होने के बाद ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ, या फिर इसी का मैं सेकंड चैप्टर में कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत का तुरंत मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों।